राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का कैसे आपने फैसला लिया? ये जन स्वराज पार्टी से आप कैसे जुड़े? जो भी मुद्दा पर आज मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ तो मैं वादा कर रही हूँ लोग से, मैं उस पे खड़ा उतरूंगी। या तो फिर वो गरीबी दूर करने के लिए हो, पढ़ाई शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो। पॉकेट में गांधी हो चाहे नहीं, आंधी होनी चाहिए कुछ करने की। आप अगर ट्रेन में या बस में सफर करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे बिहार के आपको मिलेंगे। वो जो लेबर का काम करने के लिए लोग दिल्ली जा रहे हैं, गाजियाबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ का पीएमसीएच, आपको विश्वास है, जिसकी सोर्स ऑफ फोर्स, जिसकी पैरवी रहती है उसको वहाँ बेड मिलता है और बाकी लोगों में देखिए बाथरूम के पास इसे बिछा के पक्का पे पानी चढ़ रहा है तो ब्लड चल रहा है। मतलब ऐसी स्थिति को देखकर मैं रोड में घूम रही हूँ जहाँ अभी, तो सबसे पहले मैं यही लोग को विश्वास दिला रही हूँ कि और पार्टी लोग आते हैं, वादा करते हैं, बोलते हैं, फिर वादा को बोरिया में भर देते हैं जीतने के बाद। मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस समाज से उठी हूँ, जहाँ से उठी हूँ, मैंने हर दर्द को, हर तकलीफ को महसूस किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट चैनल प्राइम डेस्टिनेशन ए क्लैरिटी। दर्शक, आज जो हम आपके सामने जिस मेहमान को लाने वाले हैं, बहुत ही रोचक उनसे बातचीत होगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इनसे। चूँकि ये प्रखर समाज सेवी हैं, पूर्णतः समाज सेवा में समर्पित हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं मेयर की, पटना नगर निगम की, और अभी भावी प्रत्याशी हैं जन स्वराज पार्टी की एमएलए के लिए। आज की जो हमारी मेहमान हैं, पहले हम उनका नाम लेंगे। श्रीमती कुसुमलता वर्मा जी। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। सबसे पहले मेरा आपसे ये प्रश्न होगा, आप समाज सेवा, चूंकि आप पेशे से पहले, आप जैसा कि हमने अपने रिसर्च में पाया है कि पेशे से आप वकालत करती थी। पटना उच्च न्यायालय में आप अधिवक्ता के रूप में जानी जाती थी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है जी। समाज सेवा का क्षेत्र आपने कैसे चुना? समाज सेवा, चूंकि हमारे फादर स्वर्गीय कमल किशोर प्रसाद दत्त जो नहीं है, एक बहुत ही मशहूर, वो तो कायस्थ हाँ, परिवार के बहुत ही जाने माने हस्ती थे। जाने माने हस्ती थे। चित्रगुप्त समाज के जो हाँ, चित्रगुप्त समाज से भी जुड़े हुए थे। जी, बहुत ही योगदान था। और मैं घर से, चूंकि अपने फादर को भी, अपने घर में लोग कहते हैं कि संस्कार कहाँ से आता है, तो संस्कार हमारे घर से ही बच्चे को मिलते हैं। तो मैं अपने दादाजी को भी देखी हुई समाज सेवा बहुत करते थे। किसी की बेटी की शादी करवाना, किसी का घर बनवाना, तो ये सब चीज मैं बचपन से देखती हूँ। फादर में भी देखी समाज सेवा का बहुत ज्यादा जुनून था। अब वो तो काफी प्रसिद्ध भी था। तो कुछ कुछ देखते देखते मेरा भी एक मतलब कि अपना आयु था कि मैं भी बड़ी होंगी तो समाज सेवा करूंगी। और इसी तरह जब मैं पढ़ाई लिखाई भी पूरी हुई तो धीरे धीरे जुनून अंदर से मेरे आते गए कि अब मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। जैसे कि आज से 40-50 साल पहले लोग, लड़की लोग को उतना आज़ादी नहीं देते, फ्रीडम नहीं था उस समय। कहीं कहीं पे मुझे ये लगता था, जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी तो एनएसएस गाइड ये सब में पार्टिसिपेट करती थी। तो मेरे एनसीसी कैडेट्स के रूप में भी आपने कर किया। तो कैंप अगर जाते तो मेरे फादर मतलब अलाउ नहीं करते थे। गलती उनकी नहीं थी, गार्जियन तो बच्चे के अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन उस समय समाज उतना ज़्यादा, सोच उनकी उतनी अच्छी नहीं थी, परिपक्व सोच उस समय नहीं रहा, सोच नहीं थी, इसलिए लड़के लड़के में लोग भेद करते थे। तो मेरे अंदर ये सब चीज जो था, मैं कही कि नहीं, ये गलत है। लड़का जब कुछ भी कर सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं कर सकती है। मैं पढ़ाई पूरा अपना की, स्कूल कॉलेज गए, तो ऐसे स्कूल में भी गई, वहाँ भी अपना कुछ भी स्पीच वगैरह देना होता था, पार्टिसिपेट करना, तो उसमें पार्टिसिपेट, डिबेट में आप पार्टिसिपेट करते थे जी। तब मुझे बहुत अच्छा, स्कूल से मुझे बहुत मतलब। बाय द वे, प्रारंभिक शिक्षा भी कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा यहीं गर्दनीबाग गर्ल्स हाई स्कूल से हुई। ओहो, तो गर्दनीबाग तो चित्रांश समाज से आपके पिताजी काफी अच्छे से जुड़े हुए थे। उनका तो उसमें नाम था चित्रगुप्त समाज में। तो आप यही गर्दनीबाग जो बालिका विद्यालय है, गर्दनीबाग में हमारा घर है, आज से 80-90 साल पुराना मकान है, जिसमें मतलब मेरा जन्म वहीं हुआ है। भीखाचक, गर्दनीबाग भीखाचक देवस्थान के बगल में। आप कायस्थ की बेटी भी हैं और कायस्थ की बहू भी हैं। कायस्थ परिवार की, मतलब चित्रांश दोनों तरफ से चित्रांश परिवार, और उनका सानिध्य, उनके बीच में आपका
पालन पोषण हुआ बचपन का, फिर बहू जब बनी तो फिर उसी परिवार में। और एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि हमारी शादी लव मैरिज हुई है, लेकिन कास्ट दोनों सेम ही है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज है क्या, तो मतलब ऐसा भी है कि आपके बारे में वो चुनावी कोई इस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं, इनके हस्बैंड तो चूंकि समाज सेवा से जुटे हुए हैं, अखिल भारतीय कास्ट महासभा के अध्यक्ष भी हैं, तो वो तो कास्ट है, लेकिन उनकी वाइफ कुर्मी है। कोई कुछ अफवाह उड़ाए थे, जो कि ऐसा नहीं है, हम लोग सेम कास्ट हैं। आपने चित्रांश समाज से, हमको जो लगता है आप वहाँ भी कुछ अपना पद है आपका, अखिल भारतीय महासभा में सामाजिक प्रकोष्ठ में अध्यक्ष, सामाजिक प्रकोष्ठ का जो अध्यक्ष जो है वो पद आपको मिला हुआ है। देखिए तो इतना अच्छा कार्य। और आपके पति सुजीत कुमार वर्मा जी, वो तो अखिल भारतीय कास्ट महासभा के अध्यक्ष आदि मंदिर के भी हैं, फिर चित्रकूट समाज के भी हैं, फिर 75 वो पूजा समिति है उसके भी अध्यक्ष, उसके भी संयोजक रहे हैं। तो उनका तो खैर सामाजिक क्षेत्र में काफी कुछ रहा है। तो थोड़ा मेरा भी जो सोशल वर्क करने, जहाँ तक आप बोले, कहते कि जुनून, पॉकेट में गांधी हो चाहे नहीं, आंधी होनी चाहिए कुछ करने की। वाह, बहुत अच्छी बात। पॉकेट में गांधी हो या नहीं हो, लेकिन आंधी दिल में होनी चाहिए कुछ करने, एक जुनून होना चाहिए। तो मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं गलत नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो वहाँ पे कॉलेज में हम लोग से फी ली जाती थी, पंखे की, बिजली की, ये आपको पानी का, सबका हम लोग देते थे फी। लेकिन हम लोग को, लड़कियों को वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी, पानी पीने को नहीं मिलता था, वहाँ पे लड़की लोग के लिए वॉशरूम नहीं था, बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। तो मेरे समझ में आया कि इतना परेशानी लड़की लोग का मिला, कैसे इसमें पढ़ाई होगी, लोग क्या होगा। और मैं प्रिंसिपल के जब कमरे में जाती थी तो मैं उनके रूम में एसी लगा हुआ देखती थी, पंखे, और हम लोग पसीने बहा के पढ़ते थे। तो लीडर करने का जो होता है ना, वो शुरू से नेतृत्व का जो, तो मैं कुर्ता इसे की वहाँ और बोली कि बच्चों चलो आज इसके लिए हम लोग हल्ला करते हैं। तो सब लड़की लोग मिलके हम लोग इसके लिए किए थे, बोले थे ये गलत बात है, जब हम पैसे देते थे मुझे फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अब लड़कियां हैं, सुबह से आती हैं, उनको वॉशरूम तो कहाँ जाएंगी, लड़के तो है नहीं कि जहाँ हो वहाँ कर ले। तो हम लोग में हंगामा में किए थे, हम लोग क्लास किए थे, सब क्लास में हम लोग बंद करके हम लोग आंसर पे बैठ गए थे। तो प्रिंसिपल उससे थोड़ा सा हम लोग पे गुस्साई भी कि तुम लोग ऐसे कि हम कंप्लेन कर दें। तो हम लोग कुछ भी कीजिए, हम लोग को फैसिलिटी दे दीजिए, मांग जायज है, गलत हम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि गर्दनी बाग थाना को फोन कर दी और बोली कि देखिए यहाँ लड़की लोग है, आग लगा दी है फर्नीचर वगैरह पर्दा में, तो आप आइए, आंदोलन का रूप साथ आइए। वो आंदोलन का रूप ले लिया। तो हम लोग, वो लोग आए, अपने जिप्सी से आए, वो लोग साथ में कांस्टेबल थी, तो लोग बोले कि बुलाइए किसी। तो हमको बुलाया गया, सब लड़की लोग मिल के हमको ही लीडर बनाई थी। तो हम गए तो बोली कि अरे आप ऐसा काम क्यों कि स्टूडेंट हो के आप कोई सब स्वाद है, क्यों आग लगाई, क्यों पर्दा। और तो मैं बोली, चूँकि उसमें वकालत पढ़ी नहीं थी, लेकिन मैं बोली कि बताइए कहाँ, कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आग लगाई या तोड़ फोड़ की, तो आप प्रूफ दीजिए। तो वो लोग घूम के अपना किए इंक्वायरी, बोले कि नहीं ऐसा कुछ तो मैडम है नहीं। तो प्रिंसिपल तो पूरा ये हो गई, तो झूठ बोली, एम्बैरेस्ड हो गई। उसके बाद हम उन्हीं के सामने बोले कि आप हमको लिख के दे दीजिए कि 1 सप्ताह 10 दिन जो टाइम लगे आप उस टाइम दे दीजिए, हम लोग तब तक हम लोग चुप रहेंगे। उसके बाद जब हम लोग का डिमांड पूरा हो जाएगा हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। तो फिर उन्होंने लिखित दिया, आश्वासन दिया, लेकिन तो मेरे घर तक ये खबर चली गई, पापा तक। उसमें जो थे इंस्पेक्टर जान पहचान के था, तो मेरे पापा को फोन किए, कहे कि अरे आपकी बेटी तो पूरा एकदम कर रही है, अगर चल जाएगी थाना पुलिस चल जाएगी, एक बार खराब हो जाएगा तो शादी ब्याह में दिक्कत होगा। अब तो हम घर आए तो पापा पूरा एकदम गुस्से में थे, पूरा उनको मालूम नहीं था, आइडिया नहीं था। तो पूछे कि तुम क्या की हो, कॉलेज में ऐसा सब फोन आया था इंस्पेक्टर का, पढ़ने जाती है सब। तो फिर पापा को बताएं कि पापा मैं अच्छे चीज़ के लिए जो हम लोग का डिमांड था, जो कमी था उसको पूरा करने के लिए हम लोग ऐसा न्याय की मांग की है हमने। हाँ, हम लोग कोई गलत नहीं किए हैं, मेरा जायज़ डिमांड है। तो पापा सब सुने तो मेरा पेट ठोक के कहते हैं बेटा सही है। तो अब शुरू से हम ये जाने कि आप समाज सेवी के रूप में अखिल भारतीय कायस्थ परिषद की आप अध्यक्ष हुई, समाज
सेवा प्रकोष्ठ की आप अध्यक्ष भी रही हैं, लायंस क्लब इंटरनेशनल की भी आप एक इकाई जो है लायंस क्लब ऑफ पटना शुभम जो आपने बताया उसकी आप अध्यक्ष भी रही हैं। अभी एक गंगा उत्सव होने जा रहा है जी, उसकी भी मैं संयोजिका उसके भी हूँ। संयोजिका हैं, तो मतलब समाज से आप जुड़े हैं। बृहद रूप से वो होने जा रहा है। वो आपको कंगना घाट में आरती होगी, वहाँ पे गंगा जी की मूर्ति बनने जा रही है। तो एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसमें अध्यक्ष बने हैं हमारे पति सुजीत कुमार वर्मा और उनके साथ आप कंधा में कंधा मिला के आप ये कार्य कर रही हैं। संयोजक हुए, हमने संयोजिका हूँ। तो जब जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काम करना चाहिए तो मैं आगे बढ़ती हूँ। और रहा बात मेहनत करने का, तो मेरा ही कहना है कि पत्थर से मूर्ति भी बनते हैं और एक पत्थर पर हम चढ़ के जाते भी हैं। दोनों पत्थर में क्या अंतर, उस पत्थर को तराश के उसमें बहुत सा छेनी हथौड़ी मार के तब वो मूर्ति का आकार बनता है। तो हम जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं उस मूर्ति का। आज जिस मूर्ति पर न छेनी लगा न हथौड़ा लगा वो पत्थर के रूप में। बिल्कुल, आपको बहुत सही आकलन है आपका। तो इसी से मेरा एक प्रश्न आएगा कि आप प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी रही हैं, आप मेयर की प्रत्याशी, बहुत बड़ा वो आपका चुनाव का क्षेत्र रहा है, उसमें आपको सफलता नहीं हासिल हुई जिन भी कारणों से, लेकिन फिर आप अचानक राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का कैसे आपने फैसला लिया? ये जन स्वराज पार्टी से आप कैसे जुड़ी? देखिए, मैं 2002 में भी वार्ड पार्षद के लिए लड़ी थी। अच्छा। वार्ड नंबर 12 से 2002 में 8 पेपर ने क्लियर कर दिया था कि जीत कुसुम लता वर्मा सिंह पंखा छाप था मेरा चुनाव चिन्ह। उस समय से आप चुनाव लड़ी हैं? 2002 में। तो यहाँ कॉलोनी के लोग बहुत ही मेरे सपोर्टर, बहुत ही कहिए कि मुझे मानते हैं। उन्हें एक मैं उम्मीदवार के रूप में मतलब लगती हूँ कि ये आएंगे तो काम होगा, समाज का सेवा क्योंकि आपको बेटी के रूप में उन्होंने देखा है, बहू के रूप में भी देखा। तो लोगों का ये था कि आप भाभी खड़ी हुई है, तो मैं खड़ी हुई थी 2002 में। और मेरा प्रचार प्रसार घूमना फिरना काम को देख के 8 पेपर ने क्लियर किया था कि यहाँ से तो यही जीतेंगे। लेकिन 2-3 उस समय तो छपैया वाला बूथ कैप्चरिंग वाला मामला था। तो 2-3 दिन पहले अदर पार्टी वाले लोग बाहर से आए बुला के जो ये मैं फिर भी बहुत उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि जब मैं जाती थी बूथ पे तो देखती थी कि बहुत सारे वहाँ पे लोग जिनको मैं पहचानती नहीं, चूँकि आप जब क्षेत्र में रहते हैं घूम रहे हैं तो आपको पता रहता है कि कौन आदमी मेरे क्षेत्र का कौन नहीं है। तो बहुत सारे अननोन पर्सन मुझे दिखते थे, तो मैं लाइन से निकाल के उन लोगों को बोलती थी अपना पर्ची दिखाओ। तो कोई नाम गलत बोल देते थे, कोई एज गलत बोल देते थे, तो वो हट जाते थे। तो मतलब ये स्थिति थी कि लोग बोलते थे कि जितना पुलिस और दरोगा के आने से, जितना मजिस्ट्रेट के आने से लोग नहीं डरता, उतना कुसुम लता वर्मा के आने से डरता है। लेकिन एक बूथ को अगर मैं कंट्रोल करती तो दूसरे बूथ पे का तो बहुत सारे थे, तो कंट्रोल उतना नहीं मैं कर पाई। पहला एक्सपीरियंस है, नहीं कर पाई, इसलिए पहला चुनाव था। तो यहाँ पे चावल बाजार में बूथ था जो कि मेरे घर से नजदीक ही पड़ता है। तो हमारे भैंसूर एडवोकेट थे हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, तो मैं उन्हीं के साथ गई। तो वहाँ का माहौल को देखते हुए बोले कि चलिए घर, कुछ नहीं होगा। तो हाथ में मोबाइल ली हुई थी, बोले भाई आप 2 मिनट हमको टाइम दीजिए। तुरंत कंट्रोल रूम में फ़ोन किए और हम बोले कि फलाना बूथ पे आप लोग आ जाइए। वहाँ पे जितने पब्लिक लोग थे हमको एक तरह से चैलेंज किए कि अरे मैडम यहाँ कुछ नहीं होगा, आप कितनों फ़ोन कीजिए। हम बोले ठीक है, रुकिए 5 मिनट टाइम हमको दीजिए। 5 मिनट में वहाँ से दन बाइकर लोग आके फोर्स आ गए और अंदर जाके मैं मना कर दी थी कि एक भी वोट यहाँ पे पड़ेंगे नहीं, सब लोग स्टॉप कर दिए, आएंगे जो प्रशासन तब होगी। तो मेरे भैंसुर बोले भी कि मेरे कैंडिडेट एकदम बोल्ड है। वो ज़्यादा प्रभावित हुए, खुश हुए कि नहीं लड़ना जरूरी, गलत जहाँ हो रहा है उससे लड़ना तो आपकी प्रवृत्ति में है। तो उसके बाद हुआ मेयर का जब इलेक्शन होने का, तो पहले तो मेरे हस्बैंड सुजीत कुमार वर्मा के लिए लोग बोला, चूँकि ये जॉब में थे तो उसके पहले तो समाज सेवा करने उतना सही नहीं कर सकते थे। तो फिर रिटायर किए तो लोग बोला कि आपके लिए एक जॉब आया है, इनको बोला गया। तो ये बोले जॉब आया, क्या जॉब है? तो लोग बोले कि मेयर का ही हो रहा, उसमें आप फिट कैंडिडेट है, आप खड़े होइए।
सब लोगों को बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है कि अरे अभी आने दो, क्या होता है क्या नहीं। तो नहीं आप ही को लड़ना, आप ही को आपका बैनर पोस्टर सब टांग देते हैं। तो ये मना किए कि रुक जाओ। कुछ दिन के बाद फिर हुआ कि नहीं ये सीट लेडीज सीट है। अच्छा, रिजर्व था वो? रिजर्व था। उसी बीच में मेरे फादर की डेथ हुई। बाथरूम में गए थे सुबह में फ्रेश होने के लिए, थोड़ा देर हो गया तो मम्मी गई देखने के लिए कि क्या बात है। ये देखिए तो गिरे हुए थे, ब्रेन में चोट आई थी तो ब्रेन हेमरेज से स्पॉट डेथ हुई। 3 दिन जब हुआ था उस मुही भात जो रस्म होता है वो था, तो सभी लोगों ने मिलकर चित्रगुप्त समाज में एक मीटिंग रखा लोग कि कैंडिडेट तो बहुत लोग खड़े हुए हैं लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कि जिसको जिताया जा सके, प्रभावित हो। तो सब लोगों ने मीटिंग के लिए बुलाया, ये भी गए थे 5 मिनट के लिए क्योंकि उनको रस्म करना था। फिर ये आगे बोल के जैसा होगा बताना। तो उन लोगों ने फ़ोन किया कि नहीं भाभी को खड़ा कीजिए, कुसुमलता वर्मा फिट है, वो समाज से जुड़ी हुई है, 2002 में इलेक्शन लड़ी हुई, उनका अनुभव है। सब लोग मिलकर बोले, तो बोले ठीक। हालांकि मेरी स्थिति उस समय चूँकि फादर थे, माँ बाप ये हो जाता है, लेकिन बच्चे उनके लिए हमेशा ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं 3 दिन के बाद फिर मैं अपने आप को संभाली, फिर सब सर्टिफिकेट वही सब था, सिर्फ ये नॉमिनेशन के लिए हुआ। तो मैं नॉमिनेशन अपना फाइल किए अपना। उसके बाद मात्र 1 महीना 1.5 महीना मेरे पास टाइम था, उसमें हम समय कम मिला और डिस्टर्ब भी आप थी, इसलिए वो भी हो गए वो चुनाव आप फिर भी मेरा जो अपना मेहनत जो था उसमें कोई कमी नहीं था। मैं उसमें एफर्ट्स में ईमानदारी थी। हाँ, उसमें ईमानदारी थी। फिर उधर के पापा के से मैं आई, घर पे आई तो मैं अपनी बड़ी ननद के साथ रहती हूँ। बड़े ननद नंदोसी हमारे जो गार्जियन समाज से सास ससुर तुल हैं, उनके पास। तो मेरी ननद की भी तबीयत खराबी थी, वो भी बीच में डेथ कर गई। तो मैं सब समझिए कि 2 घर में एक बड़ा हादसा होने के बावजूद भी मुझे 25,000 वोट आए। तो मैं सारे पब्लिक को धन्यवाद कहती हूँ और उनका प्यार मिला और उनका आशीर्वाद मिला जो मुझे 25,000 वोट आए, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वोट दिए, सपोर्ट किए। और वहीं से आपको प्रोत्साहन मिला, हिम्मत मिला कि हम आप एमएलए के लिए, आप एमएलए के लिए प्रत्याशी के रूप में। और रही बात जन स्वराज पार्टी की, वो पार्टी आपने कैसे चुना? जन स्वराज पार्टी को चुनने का मेरा कारण था कि मैं न्यूज़ देखती थी, टीवी पर न्यूज़ पर प्रशांत किशोर जी का जो एटीट्यूड था, मैं उन्हें देखती थी कि एक पढ़े लिखे और समझदार आदमी जब वो स्पीच देते थे उनकी बातों को मैं गौर से सुनती थी। तो मुझे अंदर से लगता था कि जितने भी देखिए सिचुएशन है सिद्धांत सभी बने, लेकिन ये एक चीज़ मुझे बहुत खला कि जैसे हर चीज़ में क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी क्वालिफिकेशन का होना उतना ही ज़रूरी है कि अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए, एक क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए। ये मेरा अपना ही सोच था। और मैं उस रूप में प्रशांत किशोर जी को देखी जो कि उतने पढ़े काबिल आदमी और बहुत सारे पार्टियों को 10 साल से वो पार्टी को जिताने का काम किए। 2 तारीख को ये पार्टी यहाँ पटना में लॉन्च 2 अक्टूबर को, तो 2024। हाँ, तो मैं 2-3 प्रोग्राम मेरे थे तो मैं घर से निकली थी, क्योंकि मैं चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी में रहती हूँ। तो यहाँ से निकली तो पूरा रोड पैक था, पुल उल सब पैक था। उस दिन रैली लेके जन स्वराज का जो लॉन्च हुआ था उसके लेके। और एक चीज़ देखने को और मिला कि हर गाड़ी के पीछे एक स्टिकर सटा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था IAS IPS, सब गाड़ी में, किसी में डॉक्टर इंजीनियर, किसी में। तो मतलब हमें लगा कि हर लोग इसमें पढ़े लिखे, कोई तरह का गंदगी समाज के अच्छे लोग उससे जुड़े हुए, अच्छे लोग जुड़े हैं। और इनका जो लोगो है सही सोच, सही लोग, असामूहिक प्रयास, ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ आपका सही सोच होगा, सही लोग होंगे, वहीं सामूहिक प्रयास होगा, तब सामूहिक विकास होगा। तो ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट किया। तो मैं उसके बाद फिर उधर से मुझे ऑफर भी आने लगा, मेरे को फ़ोन आया। मैं बॉम्बे जाने वाली थी दिसंबर में, तो फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं जन स्वराज पार्टी से दीघा क्षेत्र का प्रभारी हूँ, आप इलेक्शन में खड़े। वो पूरा फीडबैक लेके हमसे मिलना चाहें। तो मैं बोली मैं तो कल बॉम्बे निकल रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है मैडम, 1 घंटा के लिए हमको टाइम दे दीजिए। हम बोले ठीक है, आ जाइए। तो फीडबैक लेके आई थे तो बोले कि आप जन स्वराज ज्वाइन कीजिए। तो मेरी अंदर की इच्छा थी
और वो लोग बोले तो उनका अप्रोच भी हुआ और आपके approach अंदर भी की हुआ। इच्छा भी थी, आपने ज्वाइन हाँ, कर लिया। तो बोले कि ठीक है, लेकिन मेरी वही 2-3 शर्त थी, मैं उसको रखी। क्या शर्त थी वो हम लोग जानना चाहेंगे। पहली शर्त थी कि मैं बोली कि मैं ज्वाइन करूंगी, लेकिन सिर्फ झोला ढोने के लिए, ऐसे ही नाम के लिए ज्वाइन नहीं करूंगी। उसमें मुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं लीडरशिप कहीं में रखती हूँ तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। बेनिफिट का मतलब बेनिफिट का मतलब व्यक्तिगत बेनिफिट नहीं, मैं समाज के समाज सेवा के के लिए मुझे वो मौका मिले पार्टी के, तो मैं समाज का मतलब सेवा सही करना, पार्टिसिपेशन सही का मौका पार्टी मिले। दूसरी बात मैं बोली थी कि मैं ज्वाइन करूंगी, लेकिन प्रशांत किशोर के हाथ से ज्वाइन करूँ, उनके सामने। और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे नियर एंड डियर फैमिली हैं बहुत लोग, जितने लोग हैं सब लोग को लेके लोग जाऊंगी, जाएंगे। सबके राय विचार से मैं तो सबको लेके जाऊंगी। तीसरी बात बोली थी कि अगर पार्टी टिकट अगर दे देती है तो मैं इसमें जीत के दिखाऊंगी, मैं पूरा अपना कोर्स, अपना ताकत लगा दूंगी जितना है। तो जो लड़की आई थी उसको बनाया गया था, महिला का प्रभारी बनाया गया था, खुशी नाम था। तो वो आई तो हमसे बात उत की, उसको बोली ठीक मैम, हम जाके बात करते हैं सर से, जैसा हुआ हम आपको फ़ोन करते हैं। ठीक है, उसने गया सर से बात की। 11 बजे रात में वो फ़ोन की हमको, बोली सॉरी मैम इतना लेट से मैं कॉल कर। मैं कोई बात नहीं है बोलो। तो बोली कि सर आपको कल बोले हैं कि शाम में 4 बजे मिलने के लिए एनसीटी घाट पे आइए ज्वाइन करने के लिए। मतलब समझिए कि रात में 11 बजे हुआ, 4 बजे निकलना है। उसी बीच में सुबह से निकल के फिर भी 150 आदमी गए थे मेरे साथ जाके आप हाँ फिर ज्वाइन करने जन स्वराज के की लिए। आपने जन स्वराज के सदस्यता ग्रहण ग्रहण किए। की। तो उसके बाद से आपको आश्वासन तो है कि हाँ आप, आश्वासन है फिर हुआ कि क्योंकि उनके यहाँ तो आवेदन, ऐसा है कि आवेदन मांगते हैं वो हाँ तो फिर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी थी। तो फिर हमने आवेदन भी किया दीघा क्षेत्र के लिए, चूंकि मैं दीघा की बेटी, दीघा की बहू हूँ। तो दीघा के बारे में आपकी क्या परिकल्पना है, आप क्यों मतलब यहाँ क्या सोचती है कि किस तरह का विकास आप मैं दीघा के एज ए एमएलए, एज एमएलए यहाँ पे सबसे पहले गरीबी बहुत है दीघा क्षेत्र में। हाँ दीघा क्षेत्र स्लम एरिया बहुत है, यहाँ गरीबी बहुत है। मैं उन लोगों को देखती हूँ तो मेरे अंदर की भावना से बोलती है कि अगर मुझे पावर मिलेगा तो ये गरीब बच्चे हैं जो ऐसे ही गंदा कचरा कुचरे में बैठ के खेलते हैं, जो पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, जो ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं। जब मैं छोटी थी स्कूल जाती थी, जब उन लोग को देखती थी तो मुझे बहुत ही लगता था कि मैं तो घर में ऐसे खाना मुझे मिलता है, ये लोग बेचारा लोग बैठ के रोड पर ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं। ये मन में है तो मन में गरीबी को लेकर मेरे में लगता कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। ये मेरा अंदर का ये कि कोई गरीब भूखा नहीं सोए, कोई गरीबी पैसा के चलती अनपढ़ नहीं रहे, वो पढ़े बच्चे कर। तो एज ए विधायक जब अगर आपको ये पावर मिलेगा इस क्षेत्र के विकास के लिए, सबसे पहले उन गरीबों के लिए आप वो कार्य करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ की शिक्षा, यहाँ की शिक्षा, यहाँ पढ़ने एजुकेशन का, शिक्षा का बहुत बड़ा यहाँ पर कोई साधन नहीं है। बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, या तो दिल्ली जाएं या तो बेंगलोर जाएं, या तो मेरा है कि यहाँ पे अगर अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हो जाए तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, बच्चे को यहाँ शिक्षा। जन स्वराज का तो ये उद्देश्य भी है और उनका उद्देश्य है, इसी से मैं उनसे इम्प्रेस हूँ। पहली बात शिक्षा, दूसरी बात रोजगार। आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे पलायन हो रहे हैं, पलायन बहुत ज्यादा हो मतलब रहा है। 5-10 हजार चंद रुपये के लोग बाहर जा रहे हैं। आप अगर ट्रेन में या बस में सफर करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे बिहार के आपको मिलेंगे। वो जो लेबर के काम करने के लिए लोग दिल्ली जा रहे हैं, गाजियाबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं बच्चे। तो मेरा कहना है कि वो कुछ पैसे के लिए जो बाहर जा रहे हैं, उन्हें यहाँ भी रोजगार मिल सकती है। अगर यहाँ फैक्ट्री बड़े खुल जाए, चीनी मिल खुल जाए, राइस मिल खुल जाए, बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, कारखाने खुल जाए, तो बच्चे हमारे यही करेंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ बिहार के डीएनए में मजदूरी है, ऐसा तो नहीं है। और बाहर बच्चे जाके बाहर का काम करते हैं, जो यहाँ समाज में जाके खेती करें, मखाना की खेती हो रही है यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, उसके कुछ बिजनेस करें, वो यहाँ होगा अच्छा से तो सप्लाई बाहर जाएगी, अच्छा अच्छा उद्योग कारखाना खुले, ऐसा हो कि बाहर के लोग यहाँ आके काम करें। तब मुझे गर्व होगा अपने बिहार पे कि बिहार का हर बच्चा रोजगार कर रहा और अपने देश में कर रहा, और यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग दूसरे देश के भी लोग आए
तब गर्व की बात है हमारे लिए होगी। ये परिकल्पना ये आपके परिकल्पना हमारे अंदर मन की में है। मन में है जो कि जन स्वराज के हाँ। प्लेटफॉर्म से आप पूरा करना हाँ, चाहती पूरा हैं। करना चाहते हैं। महिलाओं का है, लड़की को मैं कहती हूँ कि लड़की आज किस क्षेत्र में नहीं है, महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के किसी भी क्षेत्र में देख लिए, हवाई जहाज चला रही है, ट्रेन चला रही है, बस रहे, या फिर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अंतरिक्ष तक चली गई महिला। तो आप एक चीज बताइए, दीघा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो इसमें वैसे महिला जो कि वंचित है इन सब चीजों से, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ ऐसा प्लान आपका है? मैं उन महिलाओं को घर से निकालना चाहती हूँ। जैसे कि अभी जगह जगह पर मैं महिलाओं से जाके मिल रही हूँ, तो मैं महिलाओं को बोल रही हूँ कि जो जिसे बैठे घर में टाइम पास के, उनके पास कुछ काम नहीं है, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप लोग जन स्वराज पार्टी को सपोर्ट कीजिए। प्रशांत किशोर जी बहुत ही अच्छे मुद्दे को लेके आए हैं और उन्होंने कहा है कि हर महिला को 1 लाख रुपए लोन के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। अगर उनका शासन अगर आता है, शासन आता है तो मात्र 4% उनको लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, व्यवसाय तो करने का मौका देंगे उनको। तो ऐसी महिला जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनके पास गुण है, जैसे पापड़ बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, अदौरी बरी पार सकते हैं, सिलाई बुनाई वो सब कर सकते हैं, पेंटिंग कुछ वो सब जो भी करें तो उनको बहुत बड़ा एक सहारा मिल जाएगा। ये जो बच्ची पढ़ना चाहती है वो आगे पढ़े, अच्छा करे, जिसको जिस लाइन में उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे इनका प्रशांत किशोर जी का ही है कि 15 साल तक के बच्चे को फ्री में शिक्षा, पढ़ाई, फ्री पढ़ाई, बहुत उनकी सोच ही इतनी अच्छी है कि वो बोले कि हर प्रखंड में 4-5 नेतरहाट जैसा विद्यालय खोल देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, अच्छा एजुकेशन मिलेगा। आज आप क्या सोचते हैं, स्कूल में पढ़ाई, प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई सिर्फ लूट है, पढ़ाई के नाम पे इतना ज़्यादा फी है, किताब कॉपी इतनी महंगी है, और उसके ऊपर एक ये लग जाता है कि नहीं आपको किताब कॉपी लेना तो स्कूल से ही लेना है, यूनिफॉर्म लेना तो बहुत खर्चीला है। कितने खर्च है कि जिसके पास पैसे उतने नहीं, वो लोग मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। हम लोग भी पढ़ाई किए हुए, अपने स्कूल लाइफ में पढ़ाई किए हुए, सिलेबस हम लोग का हर साल नहीं चेंज होता था, किताब हर साल नहीं बंद होती थी, बुक चेंज, सिलेबस चेंज हो जाता है। एक तरह का लूट है, लूट है। आज मोदी जी 1 सेशन ये जो बोल रहे हैं वोटिंग का, इस पर भी, एजुकेशन पे भी लगाना चाहिए कि सिलेबस मैंने कुछ ऐसा पॉइंट मुद्दा कुछ अगर जुटे तो उसको एक चैप्टर मान लीजिए जोड़ना है, वो जुड़ जाए अलग बात है, उससे तो थोड़ा पैसा, थोड़ा राहत तो मिलेगी। मतलब वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है उस पे आपका प्रश्न चिन्ह है, उसमें बहुत सुधार की जरूरत है, जो कि जन स्वराज के जो भी नेता हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, उनकी जो सोच है इसके बारे में काफी व्यवस्थित है, और वो जिसे अनुरूप आप सोचती हैं, जिस तरह का आप सोच रही हैं कि कैसे विकसित किया जाए, किस तरह का पढ़ाई किया जाए, कम से कम खर्च में जितने भी वंचित लोग हैं वो पढ़ के ऊपर आए, ये सोच आपके नेतृत्व का, जो जन स्वराज पार्टी का जो नेता है प्रशांत किशोर जी, उनका है, उसी सोच से आपका मेल खाता है, इसलिए आप वो प्लेटफॉर्म आपने चुना। ये आपने एक कारण ये भी बताया। और फिर देखिए एक चिकित्सा की में भी आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ का PMCH, मेरी ननद की तबीयत 2-3 बार खराब हुई, मैं गई PMCH, मैं रो दी वहाँ का व्यवस्था देख के। आपको विश्वास है, जिसकी सोर्स ऑफ फोर्स, जिसकी पैरवी रहती है उसको वहाँ बेड मिलता है, ये मिलता है। बाकी लोग को मैं देखी बाथरूम के पास इसे बिछा के पक्का पे पानी चढ़ रहा है तो ब्लड चल रहा है, मतलब ऐसी स्थिति को देख कर मैं रो दी कि मतलब कहिए कि उन गरीब लोग को मतलब कोई जान पहचान नहीं, पैसा वाला नहीं है, तो उनको जहाँ मन तहाँ स्ट्रेचर पर बैठा दिए, जहाँ मतलब वहाँ ब्लड चल रहा है, ऐसी व्यवस्था है। तो गवर्नमेंट ये सब चीज पे तो सोचना चाहिए ना कि नहीं भाई सब, तो ये सब व्यक्तिगत कारण बना आपका, मेरा अंदर से ये सब जो है ना देख के मैं अपने हस्बैंड को, मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे PMCH मत ले जाइएगा, वह इतनी गंदी स्थिति है कि वहाँ पे अटेंडेंट भी जो जाएंगे, इतनी गंदगी, एक तो वो समस्या, दूसरी इतनी गंदगी है कि वहाँ पे अटेंडेंट भी बीमार पड़ जाएंगे, 10 इन्फेक्शन लेके चले। आपको ये विश्वास है कि जन स्वराज की अगर सरकार आएगी तो इन सब चीजों में काफी 101% विश्वास है, अपने बात पर कायम आप रहिए, काम एकदम कायम रहे, एकदम काम ही काम होगा। देखिए मेरा जो अंदर का जो जुनून है, शौक है, मुझे पैसा कमाने का कोई शौक नहीं है, भगवान की कृपा से दिया हुआ, मैं रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। समाज सेवा करने वाले लोग तो वैसे नहीं पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, समर्पित होते हैं समाज के लिए, लेकिन उनके अनुरूप
शासन भी होना चाहिए, प्रशासन भी इस तरह का होना चाहिए। तो आप उसके लिए आगे बढ़िए ना, आप उसके लिए जब खड़े हुए हैं, आप उसके लिए उस राइट को मांगिए, उसको कीजिए। हाँ, तो लोग मिलता भी है, तो लोग फंड को क्या होता नहीं, फंड कम नहीं मिलता है, लेकिन काम के नाम पे कुछ केवल पुल बना दीजिए, चाय बना दो, उससे नहीं होता है काम। काम जो जमीनी जो चीज है उस चीज को देखिए। जमीनी चीज, बिहार के बच्चे जो है वो हमारे कल के फ्यूचर है, भविष्य है। तो सबसे पहले उनको रोजगार, उनका जो बुनियादी समस्या है, शिक्षा देखिए, रोजगार है, स्वास्थ्य देखिए, जो जरूरी है वो चीज पर, जो हंगर जो आपने बताया गरीबों का वो है, ये सब चीज पे आपको ध्यान देना। इसी कारण से आपने जन स्वराज पार्टी आपने ज्वाइन किया। मैडम एक चीज बताइए, अब तो आप भावी प्रत्याशी हैं एमएलए के रूप में, एक महिला नेत्री, अभी तक तो आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी हुई थी, मेयर का चुनाव आपने लड़ा, आपने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा, और बहुत सारे प्रकोष्ठ में आप अच्छे अच्छे पद पे मनोनीत भी की गई हैं। बहुत बड़े इंटरनेशनल संगठन लायंस ऑफ क्लब, लायंस इंटरनेशनल क्लब की आप प्रेसिडेंट भी रही हैं, एक इकाई की। सभी का अनुभव आपके साथ है। अब एक राजनीतिक दल के साथ, वो भी एक नए दल, प्रशांत किशोर जी, उनके साथ आप जुड़िए। तो एक अच्छे नेत्री के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे के बताए कि अनुभव मेरे पास है, मैं लड़ी हूँ समाज नहीं, सेवा। अनुभव की बात नहीं बता रहे आपका, हमने बताया कि आप अनुभव है आपका सब चीज का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अच्छे नेत्री के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे नेत्री के लिए सामने वाले जो भी मुद्दा पर, आज मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ तो मैं वादा कर रही हूँ लोग से, मैं उस पे खड़ा उतरूंगी। या तो फिर वो गरीबी दूर करने के लिए हो, पढ़ाई शिक्षा की बात हो, या रोजगार की बात हो, मैं सब लोग से ही बोली हूँ कि मैं जो वादा कर रही हूँ उसको पूरा करूँगी। अगर प्रशांत किशोर जी ने मुझे टिकट दिया तो मैं एक कुशल नेत्री के रूप में सारी जिम्मेदारियों को पूरा करूँगी। लोग कहते हैं कि लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, फिर पलट के नहीं देखते हैं। मैं सभी से बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा आप लोग के सामने रहूँ, कोई भी दुख दर्द, कोई भी काम में मैं आपके हमेशा सपोर्ट में साथ में रहूँगी। आप उसमें पारदर्शिता कैसे लाएंगे? मैं काम करके क्योंकि बहुत लोग का होता क्या है, जब पद मिलने के बाद कोई एमएलए बन जाते हैं, जनप्रतिनिधि है, लेकिन जनप्रतिनिधि से, जन से ही दूर हो जाते हैं, जो देखा गया है विगत जो भी पार्टी सब है। चीज को मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ जहाँ अभी, तो सबसे पहले मैं यही लोग को विश्वास दिला रही हूँ कि और पार्टी लोग आते हैं, वादा करते हैं, बोलते हैं, फिर वादा को बोरिया में भर देते हैं जीतने के बाद। मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस समाज से उठी हूँ, जहाँ से उठी हूँ, मैंने हर दर्द को, हर तकलीफ को महसूस किया है। तो मैं जब ये करने की, समाज की सेवा करूँ, तो मैं उस पर पूरा खड़े उतरूंगी और जो मैं वादा करूंगी उसका पूरा करूंगी। तो आप पारदर्शी भी रहेंगे? पारदर्शी रहूंगी। लेकिन आप बताइए, ये बिहार में जो चुनाव होता है, खासकर विधानसभा का, क्या कोई भी चुनाव जो होता है, उस पर जातीय दबाव बहुत रहता है, जात की राजनीति बहुत होती है। और आपके सामने जन स्वराज में आप, जन स्वराज के सामने दो दो बड़ी पार्टियां, दो क्या तीन बड़ी पार्टियां हैं। एक का तो गठबंधन है जनता दल यू और भाजपा। भाजपा के नेतृत्व जो है वो बिहार स्तर पे तो जो भी हो नेता, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पे मोदी जी हैं, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हैं पूरे जनता के साथ। नीतीश जी खासकर महिलाओं के में और अति पिछड़ा वर्ग में काफी उनका मतलब नाम है। वो पार्टी आपके सामने है। दूसरी पार्टी है राजद। वो उनका समीकरण ही ऐसा है कि हाँ, यादव मुस्लिम्स का एक समीकरण जैसे उनको बोला जाता है, इस तरह का हर पत्रिका में, हर तरह के मीडिया पे इस तरह का प्रश्न उनके ऊपर लगाया, आरोप भी लगाया जाता है। और आप जन स्वराज में जो कि सबको लेके चलना चाहती हैं, ये चैलेंज कैसे आप, हालांकि आप चित्रांश से हैं, आप बेटी भी चित्रांश की हैं, बहुत ही मशहूर जो परिवार है उसकी बेटी आप रही हैं, और अभी आप बहू भी हैं वैसे ही परिवार के, चित्रांश परिवार की। और कास्ट के लिए कैसे ये अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वर्ग, यादव या पिछड़ा वर्ग, कैसे आप उसको अपने में समेटेंगे? देखिए, जहाँ तक आप बात किए राजद का, चाहे एनडीए का, राजद की सरकार को भी यहाँ की जनता लोग ने देखा। वो नैरेटिव हम आप अपनी बात देखिए, उनका कुछ भी हो, वो नैरेटिव बहुत दिन से चलता आ रहा है। फिर भी शासन 15 साल उनका रहा, 25 साल से 20 साल से हमारे नीतीश जी कर रहे हैं गठबंधन में।
आप अपना बताइए कि आप कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करें। देखिए, पहली बात आपकी पार्टी, क्योंकि अभी आपकी पार्टी हर लोगों को जिताया है, इन सारे लोगों को 10 जिताया साल है। से तो जुटी हुई है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे यहाँ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को बनाने में, राजद, तो सब 10 साल से जिनको अनुभव है, इतना अनुभव जब उन्होंने 10 साल से ये काम को करके देखा, उनका ये था कि जैसे हम जिताए हैं तो पार्टी वैसा काम करेगी, लेकिन उनको उस चीज से संतुष्टि नहीं हुआ कि जिताए लेकिन वैसा काम जो बिहार में होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसलिए उससे वो दुखी होके वो खुद अपना पार्टी बना है, अपना जन स्वराज पार्टी। जैसे उसका ही है कि जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज्य, उसका नाम ही है जन स्वराज पार्टी। तो वो सारे मुद्दों को यहाँ पे नीतीश कुमार को भी बना के देख लिए, और बीजेपी सब हर तरह से एनडीए हो चाहे गठबंधन का राजद का जो भी हो, लेकिन उन्हें कहीं से ऐसा नहीं मिला कि हाँ जिस मुद्दे को चाहते कि उस मुद्दे पे काम हो, बिहार में विकास हो, बिहार में वो नहीं हुआ। तो ये खुद अपना पार्टी जब बना है और 3 साल से 2 साल 3 साल से ये पद यात्रा जो कर रहे हैं, ये गांव-गांव जाके पद यात्रा कर रहे हैं। कितने नेता बताइए, चाहे वो राजद के हों चाहे बीजेपी को, कितने नेता हैं जो जन जाके गांव-गांव जाके नहीं, हम लोग कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, आप दूसरे पार्टी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा, क्योंकि वो उनके पार्टी का प्रायोरिटी, हम आपके पार्टी की प्रायोरिटी की बात बता रहे हैं। आपने एक बात बहुत अच्छा कहा कि जन स्वराज का नेतृत्व अभी जिसके हाथ में है, प्रशांत किशोर जी, वो अखिल भारतीय स्तर पे भी अपनी राजनीति कर चुके हैं, मोदी के साथ काम किए हैं, मोदी को उन्होंने जिताने में काफी अपना जो भी आकलन के साथ अपना उनके सामने रखा, जो भी अपना प्रयोग दिया, जो भी अपना एक स्ट्रक्चर बनाया जिससे उनकी जीत हुई, वो सरकार में आए अखिल भारतीय स्तर पर। उसका बहुत सारे राज्यों में उन्होंने सरकार, विभिन्न पार्टियों का सरकार बनाया, इवन कांग्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। वहाँ वो पॉल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में थे, एक रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे। आज ये उनके मन में जब भी आया कि अब हम बिहार के लिए कुछ कार्य करेंगे, बिहार का उन्होंने, जैसा कि आपने बताया कि पद यात्रा उन्होंने किया, पद यात्रा करके वो हर जगह जो कमजोरी है नजदीक से जन के साथ जुड़े और उनकी समस्याओं को अपने साथ लेकर के उसको जोड़ के और एक दल का निर्माण किया। और ये उन्होंने एक तरह से संकल्प लिया कि बिहार में खासकर जो 5 उनका जो हमने अभी आपके सामने पढ़ देते हैं, जो हमारे सामने मिला है कि युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए, एक, दूसरा कि बुजुर्गों को 2000 रुपए का पेंशन मिलना चाहिए, तीसरा महिलाओं को सस्ते ऋण उपलब्ध होने चाहिए, चौथा बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा होनी चाहिए, और किसानों की खेती के लिए बेहतर कमाई हो उनकी खेती से। ये उनका प्रायोरिटीज है। उन्होंने बिहार में जो अपना जन स्वराज का जो इस चुनाव के प्रबंधन से अलग हटकर चुनाव पार्टी जो उन्होंने बनाया है और चुनाव का जो अपना एक स्ट्रक्चर जो बनाया है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो इसमें आप ये दीघा क्षेत्र जो है, दीघा क्षेत्र में आप एक एक करके हमको जैसे पहले बताइए कि युवाओं को का पलायन रुके। तो आप दीघा क्षेत्र, आप सीमित पूरे बिहार के लिए नहीं, हम दीघा क्षेत्र के लिए आप कैसे, आप दीघा क्षेत्र में कैसे आप पलायन रोकेंगे? या बिहार में पढ़ने के लिए जैसे बहुत सारे जगह हैं, उसकी बात नहीं है, दीघा क्षेत्र आपका एक क्षेत्र सीमित है, इससे बाहर जाके तो आप कार्य नहीं करेंगे। सोच सब जगह से आप ले सकती हैं, लेकिन दीघा क्षेत्र आपका बंधा हुआ है, जहां तक भी क्षेत्र आपका रहा हो। पता नहीं कितने वोटर्स हैं इसमें, तो आपको आकलन होगा कितने टोटल वोटर्स हैं यहाँ, जो भी वोटर्स रहे हो उसमें कितने पढ़ने वाले लड़के हैं, युवा वर्ग कैसे हैं, या प्राथमिक पढ़ाई या माध्यमिक पढ़ाई या उच्च शिक्षा, उसकी व्यवस्था भी आपके सामने है। उसके लिए जो आपका सोच है प्रशांत किशोर की सोच के साथ जो मेल खाता है, तो आपके क्षेत्र में, दीघा क्षेत्र में आप क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे इस विषय पर? दीघा क्षेत्र सबसे पहले तो हम बोले कि यहाँ गरीबी स्लम एरिया बहुत है, उसको आप मेरा फोकस है, पहली बात। दूसरी बात, गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के कारण, उनकी शिक्षा होनी चाहिए, तो उसके लिए स्कूल का मतलब अच्छे स्कूल, बुनियादी संरचना के साथ स्कूल जहाँ पे बच्चे उतना तक एक लिमिट, एक फीस हो उतना अवेलेबल क्या होता कम खर्च में। ऐसे तो जैसे कि 1 से 15 साल तक बच्चे, मतलब 1 क्लास से लेके 15 साल तक बच्चों को फ्री मुफ्त में शिक्षा का, ये इनका ही है पहले, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात। इसी से बहुत सारा लोग पढ़ लेगा लोग। दीघा क्षेत्र में जैसे कि मैं सल्लम एरिया में मैं घूमी हूँ, तो उनके यहाँ वॉशरूम तक नहीं है, महिलाओं लोग को बहुत दिक्कत होती है।
वो लोग क्या करते हैं, साड़ी चादर से घेर घेर के लोग जाते हैं। उस तरह का आप हाँ, निर्माण उस करवाएंगे। टाइप का मैं देखी हूँ स्लम एरिया में। जैसे आप चितकोड़ा स्लम एरिया ले लीजिए, वहाँ राजा बाजार में स्लम स्लम से एरिया। पूरा पास है स्लम एरिया, कहीं पर शौचालय नहीं। सबसे बड़ा दुख लोग को इसी बात का है कि हम लोग शौचालय उसके नहीं, ऊपर फोकस है, उसके ऊपर फोकस उसके है। बारे में बात हो रही है हाँ, आपकी? नाला का पानी का निकासी उन लोगों का नहीं है। आप हर देखे, हम तो गए तो देखे कि हर झोपड़ी के आगे थोड़ा थोड़ा गड्ढा किया हुआ कुआं टाइप का बना हुआ है, और उसमें गंदा पानी पूरा स्मेल दे रहा, मच्छर मक्खी सब। हम बोले कि ये सब गड्ढा क्यों किया हुआ? तो बोली कि मैडम यहीं पर हम लोग बर्तन धोते हैं, काम करते हैं, ये पानी गड्ढा में भर जाता है, फिर डिब्बा में ले जाके बाहर फेंकते हैं। तो बताइए, पटना ऐसा शहर में रह के, शहरी क्षेत्र में और इस तरह शहरी क्षेत्र में रह के, और उन लोगों को इस सब चीज का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी उन लोग पे नजर है और उसका विकास आप हाँ, करेंगे, उनका विकास होना उससे चाहिए, मुक्ति दिलाएंगे उन उससे लोग को। मुक्ति दिलाना है। आपने बुजुर्गों से मिला है? हाँ, जो बुजुर्गों से बुजुर्ग मिले, मिले, उनको बुजुर्गों क्या का आश्वासन दिया आपने? कहना है कि मतलब पेंशन का, जैसे कि हमारे में देखिए 5 जो पहलू, हाँ, उसमें हाँ, एक उसमें एक पेंशन का पेंशन भी का, है जी। कि 60 वर्ष के अधिक लोगों को, पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको पेंशन मिलेगा, हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोग को आत्मनिर्भर पेंशन, रहेंगे। आत्मनिर्भर कम से कम रहेंगे। अपना जो व्यक्तिगत हाँ, खर्च अपना है, जो खर्च है, बुजुर्ग लोग, दवा है, ये कुछ कुछ तो अपना कर कुछ सकते सहायता हैं। उनको मिलेगा। तो वो सब सहायता देने के लिए है। किसान को भी अच्छे मैडम, जाते जाते आपसे तो फिर मिलेंगे हम लोग, लेकिन इस पाली में जो हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आपका चुनाव का समय नजदीक आने वाला है, और जनता से ऐसे तो आप फिजिकली सबके सामने रूबरू होती हैं, लेकिन दर्शक हमारे जो ये इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी आपके सामने आएंगे, खासकर आपके क्षेत्र के लोग जो भी हैं, जो सुनेंगे जानेंगे, उनके लिए अगर कोई संदेश हो तो आप कृपया उनसे रूबरू होकर बताइए। नमस्कार, मैं कुसुमलता वर्मा दीघा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की हूँ। आप सारे लोगों से मेरी विनती है कि आप मुझे सपोर्ट करें, जन स्वराज पार्टी के लिए उसको सपोर्ट करें, ताकि मैं इस समाज में आके आप लोग का उत्थान के लिए मैं कुछ काम करूं। ऐसे आप लोगों की सपोर्ट और प्यार मुझे पहले भी मिला है। मैं मेयर के लिए खड़ी हुई थी, उसमें 25,000 वोट आप लोग का प्यार और आशीर्वाद का ही रिजल्ट था। इसलिए मैं फिर एक बार पुनः दीघा क्षेत्र से आवेदन की हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का साथ ही मेरे हौसले को बढ़ाएगी। धन्यवाद। और आपने हमारे पॉडकास्ट चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।